हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो आज संडे है और हम संडे को डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी रीजनिंग जो 2019 से लेके अब तक के एग्जाम्स में पूछी गई है। उन सभी का हम बारी बारी हर संडे हर परीक्षा का जो है क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग का एग्जाम हुआ था। और ये शिफ्ट टू में जो हुआ था, शिफ्ट वन का हम पिछले संडे हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिफ्ट टू के बारे में। ठीक है, तो अगर आप कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2018 या फिर जूनियर असिस्टेंट 2022 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन वीडियो को देखें और एनालाइज करें कि किस तरीके की रीजनिंग अब जो है आयोग पूछ रहा है, ताकि हम आने वाले अपनी जो एग्ज़ाम है, हमारी परीक्षा है, उसमें अच्छा कर सकें। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और साथ ही शेयर भी कर देना। जो जो इन एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो आप पहुंचा दें। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन जो था वो कथन और कार्य की कार्यवाही। ठीक है, एक कथन दिया था, फिर उसका हमें कथन की कार्यवाही देखना थी। कथन ये था कि एक व्यक्ति एक विशिष्ट कुलीन क्लब में प्रवेश लेना चाहता है, यानी कि कोई व्यक्ति है वो किसी क्लब में प्रवेश लेना चाहता है। दूसरा इसका जो कार्यवाही थी वो क्या था, क्लब में प्रवेश पाने के लिए प्रक्रिया ज्ञात खोजिए और पूरा कीजिए। ठीक है, दूसरे क्लब में प्रवेश लीजिए। ठीक, ये दो इसकी कार्यवाही थी, यानी कि जो कथन दिया गया कि कोई व्यक्ति है वो किसमें किसी क्लब में, कुलीन क्लब में प्रवेश लेना चाहता है। तो वो जब कोई भी व्यक्ति अगर किसी क्लब में जो है प्रवेश लेना चाहेगा तो क्या करेगा, वो पहले तो उसको खोजेगा, मतलब कहाँ कहाँ ये क्लब है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको क्या करेगा, जो भी प्रक्रिया होगी वो पूरा करेगा। यानी कि पहला वाला तो सही है, दूसरे क्लब की तो बात ही नहीं है। जब उसको पहला ही नहीं मिला तो दूसरा कहाँ से ढूंढेगा, तो अनुसरण एक करता है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा था, एक अभिकथन दे रखा था और उसका एक कारण दे रखा था। अभिकथन है, कुछ उद्योग द्वारा छोड़ी गई मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाती है। ठीक है, ये हमारा अभिकथन हो गया। अब इसके बाद जो कारण है वो हम पढ़ लेते हैं इसका। मीथेन एक भारी गैस है और ये वायुमंडल के नीचे निचले क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, तो यहाँ से पहला वाला भी सही है। ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग जो होती है मीथेन गैस की वजह से हो रही है। ठीक है, लेकिन मीथेन एक भारी गैस है और वायुमंडल के निचले क्षेत्रों में रहती है, ये वाला जो है वो गलत है। तो थोड़ी सी हमें यहाँ पर जीएस की नॉलेज होना चाहिए, मीथेन गैस के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ए सत्य है, लेकिन आर जो है वो असत्य होगा। ठीक है, यानी कि इसकी व्याख्या नहीं करेगा, तो हम इसमें सी वाला ऑप्शन लगाएंगे। रेलवे ट्रैक रात के मुकाबले दिन में लंबे होते हैं, ये हमारा अभिकथन है। रेलवे ट्रैक रात के मुकाबले दिन में लंबे होते हैं। और कारण जो दे रखा है, दिन अधिक गर्म होते हैं और गर्मी के कारण धातु धातु का विस्तार होता है। ठीक है, दिन अधिक गर्म होते हैं, गर्मी के कारण धातु का विस्तार होता है, ये दूसरा इसका कारण दे रखा है। तो अब इसमें कौन सा है, यानी कि ए और आर जो है वो दोनों सत्य हैं, यानी कि सत्य बातें हैं ये। ठीक है, और इसकी व्याख्या भी ये करता है, तो आर जो है ए की व्याख्या भी करता है, तो पहला वाला जो होगा वो सही होगा। रेलवे ट्रैक रात के मुकाबले दिन में लंबे होते हैं, दिन अधिक गर्म होते हैं और गर्मी के कारण धातु का जो है प्रसार होता है, जो मतलब ये पटरियां पड़ी होती है ना। ठीक है, उसकी बात कर रहा है ये रेलवे ट्रैक की। ठीक, लोहे की बनी होती है वो। अगला है कथन और कथन की कार्रवाई से। ठीक, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कथन है, मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि इस वर्ष किसी विशेष राज्य में सामान्य से 20% कम बारिश होगी। ठीक है, मतलब जो जितनी बारिश होती थी उससे 20% जो है वो अब कम होगी। ठीक है, आगे क्या जो कार्रवाई है वो क्या है वो देख लेते हैं। पानी के उपयोग पर 100% वृद्धि की जाएगी। ठीक है, जब भैया पानी बारिश कम होगी तो फिर उपयोग पर वृद्धि कैसे कर सकते हैं, तो ये तो मुझे नहीं लगता ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, स्विमिंग पूल और स्मार्ट के लिए आवंटित पानी कम कीजिए। ठीक है, हाँ ये चीज़ हम कर सकते हैं, जब हमें पता है कि आने वाले टाइम में हमें पानी की किल्लत होगी, तो ये जो स्विमिंग पूल हैं या रिजॉर्ट हैं इनमें जो आवंटित पानी है उसको कम कर सकते हैं। सरकार को बिजली उत्पादन कम करना चाहिए और इतना पानी को टैंकर खरीदने चाहिए। जब पानी के टैंकर कहाँ से खरीदेंगे, हैं? ये भी हो सकता है क्या।
तो मुझे ये सॉलिड आंसर नहीं लग रहा है, केवल दो ही वाला सही है। ठीक है, बिजली उत्पादन कम कर देगी तो फिर और भी जो चीज़ें हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो दो जो है अनुसरण करता है। ठीक है, सेकंड वाला अनुसरण करेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, और इसमें क्या करना है हमें, जो तीन है वो तीन तरह के, हालांकि एक विकल्प अन्य है, तीन की तरह नहीं है, मतलब तीन सेम है, तीन विकल्पों में एक सा पैटर्न फॉलो हो रहा होगा और एक में जो है वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होगा। तो अगर हम देखें तो यू, अच्छा यहाँ से देखें टी, एस के बाद टी आता है, ठीक है, एम एन ओ, यानी कि यहाँ पर बीच में एक एन आ गया, एच आई जे, यहाँ भी आई आ गया, ई एफ जी आ गया, लेकिन आर एस टी ये तो तुरंत ही आ गया, एस टी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर, मतलब ये एस के बाद टी है। ठीक है, तुरंत ही आया अल्फाबेट में ये, और एम एन, एन छोड़ के इन्होंने ओ लिखा है, एच आई छोड़ के जे लिखा है, और ई एफ छोड़ के इन्होंने जी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है डिफरेंट है, यहाँ पर तीनों में सेम पैटर्न लागू हो रहा है, इसमें लागू नहीं हो रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है, इन तीन में से मतलब एक अलग है, वो हमें बताना है। ठीक है, बकरी, बिल्ली, मुर्गी, गाय, तो इसमें भी चार पैर होते हैं, इसमें भी चार होते हैं, इसमें दो होते हैं, इसमें चार होते हैं, तो हम कह सकते हैं मुर्गी जो है वो अलग है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अब, और सेवेंथ में जो है, ये देखो मैंने जब आपको पहले भी बताया कि इस तरीके के जो क्वेश्चन हो आप इस तरीके से ऊपर नीचे करके यहाँ लिख लिया करें। ठीक है, एफ जी, ठीक है, एफ के बाद जी तुरंत आता है, एच आई तुरंत आता है, जे के तुरंत आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पे एम एन एन ओ, ठीक है, और पी क्यू, ठीक है, आर एस, तो एन पी आर सेकेंड नंबर वाला जो ऑप्शन होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें जो रिलेशन यहाँ बनना है वही देखना है, तो ये 4 का स्क्वायर अगर हम करें तो 16 है, पॉइंट अभी भूल जाएं। ठीक है, तो या फिर यहाँ देख लीजिए 0.16 और 0.4, ठीक है, तो अब ये बराबर हो गया, तो ये कितना हो गया, 16/40 हो गया। तो सेम जो है वो यहाँ पे बनाना है हमें को, तो 4 चौक 16, 4 धाम 40, 4 10 का रेशियो। ठीक है, ठीक है, तो इसको ये ऐसे मत करो। ठीक है, सिंपली जब हो रहा है ये 0.4 का स्क्वायर है 0.16, ठीक है, तो 1.1 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 121 होगा। ठीक है, 1.1 का स्क्वायर क्या होगा, 121 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। दिए गए विकल्प में जो है तीन एक तरीके से हैं और चौथा जो है वो अलग है। ठीक, तो हम यहाँ से देख सकते हैं ये क्या है, 8 का क्यूब, ठीक है, ये कितने का है, 9 का क्यूब, ये कितने का है, 11 का क्यूब, और ये कितने का है, ये 18 का स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पर अल्फाबेट को हमें लगाना है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पहले भी बता दिया था, आपको करना क्या है, साफ साफ हमको लिखना है ये सारा चीज। तो इसको साफ साफ हम लिख लेते हैं, यहाँ पर ए वाई जेड डैश एक्स जेड सी वाई। ठीक है, तो एक तो ये है कि मोस्टली एसएससी में जब इस तरीके के आते हैं थोड़ा मतलब बड़े भी होते हैं लेंदी, तो यही तरीका होता है कि आपको यहाँ पर फिट करके देखना है। तो अगर हम इन दोनों को रख के देखें, एक्स है, ए है, फिर सी है, फिर वाई है और जेड है। दूसरे वाले में क्या है, नीचे लिख लेते हैं, एक्स है, ए है, सी है, वाई है और एक्स है। ठीक, क्लियर। अब अगर हम देखें तो इस तरीके से ए एक्स वाई, फिर जेड ए एक्स, सी जेड सी, तो कोई मतलब पैटर्न नहीं बनना, तो हम कह सकते हैं कि पहला वाला तो नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई पैटर्न दिख ही नहीं रहा हमें। नीचे वाला देखें तो ए एक्स वाई, जेड ए एक्स, ठीक है, फिर सी जेड सी, या अगर हम 5 का भी बनाए तो ए एक्स वाई जेड ए, ठीक है, ए एक्स वाई जेड ए, फिर क्या आ गया हमारे पास 5 में, एक्स सी जेड सी वाई, यहाँ से भी कोई मतलब पैटर्न हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है,
अब दूसरी बारी में क्या करना है हमको, फिर ये वाले रखना है। तो एक्स ए वाई सी जेड, क्लियर। फिर क्या है, ए एक्स सी वाई जेड, ये रखना है। और यहाँ से अगर 5 5 का देखें, 2 3 5, ठीक है। तो ए एक्स एक्स वाई जेड, ठीक है। अच्छा ये देखो एक्स वाई जेड और ए जो है इनके बॉर्डर पे है, ठीक है, क्लियर। अब 5 का करें तो 2 4 5, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ए वाई जेड जी, इसमें कोई नहीं मिल रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि जो क्वेश्चन है, ठीक है, ए वाई जेड और यहाँ पर बी जेड है, बी जेड ये पूरी जो है यही गलत दे रखा है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है ना, ये मैंने लास्ट जो बनाई थी उसमें भी आपको बताया था, कुछ जो है पिक्चर जो है इस पेपर में धुंधली थी, जिस वजह से उनका आंसर फुल मार्क्स मिला था। और ये जो पीडीएफ जिसको आप अभी देख रहे हैं, ये टेक्स्ट बुक से मैंने मतलब अपलोड की थी, ठीक है, डाउनलोड की थी वहाँ से। तो इसमें कुछ गलतियाँ भी हैं। क्वेश्चन जो था मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन ये था, ए डैश वाई जेड, फिर है वी जेड, फिर है एक्स बी, देन एक्स वाई और ये सी, ये क्वेश्चन था। इसमें हमें पुट करना था और इसका जो आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। वो देखो मैं कैसे करके ये होगा, दिखा देता हूँ आपको। एक्स ए वाई सी और जेड। अगर हम यहाँ पर 5 5 का करें, 2, ठीक है, ये हो गया। तो एक्स वाई जेड है और इनके बॉर्डर पे ए है, ठीक है, और जेड वाई एक्स है, यानी कि ये रिवर्स में लिख दिया, और इनके बॉर्डर पे बी है, ठीक है। फिर एक्स वाई जेड है और ये सी जो है इनके बॉर्डर पर, यानी कि ए बी सी जो है वो बॉर्डर पर रहेंगे और एक्स वाई जेड रोटेट होते रहेंगे, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न बन रहा था इसमें। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन था ये गलत जो है टाइप कर दिया है, ठीक, तो इसको सही कर लेना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, मतलब क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर, पूछा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, इनका गैप निकालते हैं। गैप अगर देखेंगे तो 0.9 प्लस का हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ भी 0.9 प्लस का हो रहा है। तो अब यहाँ पर हमें 0.5 ये माइनस का है और 0.9 प्लस का करना है। तो 0.4 बचेगा, यानी कि 0.4 पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं हमको क्या करना होता है, गैपिंग करना होती है उनकी, गैप से हमें अंतर निकाल लेंगे, अंतर निकाल के हमें पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, ये कोडिंग दे रखी थी। जुब लिम का जो अर्थ है वो केयरलेस है, ठीक है। कुट लिम का अर्थ है केयरफुल और कुट नुल का है हेल्पफुल। तो हमें हेल्पिंग का मतलब बताना था, ठीक है। तो पहले हमें हेल्प का मतलब पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हेल्प और फुल दो चीज़ें हैं, यहाँ पर फुल है, यहाँ पर भी फुल है। अगर हम देखें तो कुट इन दोनों में कॉमन है और यहाँ पर फुल कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कुट का मतलब क्या है, फुल है। तो कुट का मतलब फुल हो गया, तो एन ओ एल नॉल का मतलब क्या हो गया, हेल्प हो गया, एच ई एल पी हेल्प, ठीक है। नॉल का मतलब हेल्प हो गया। तो नॉल किस किस के अंदर है, यहाँ नॉल नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, केवल पहले वाले में है फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर आई एन जी जो लगेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एफ आई होगा। तो फिनॉल का मतलब क्या हो गया, हेल्पिंग हो गया, क्लियर। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ से हमें पकड़ लेना है, ठीक, जो भी कॉमन दिखे वहां से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर। तो इसमें फिर से हमें क्या करना है, ऊपर नीचे करके इनको लिख लेना है। एम आई एन ए आर ई टीम, ठीक है। जे लिख दिया हमने नीचे, एफ लिख दिया, के एक्स ओ बी और क्यू, ठीक है। तो अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो कितना आता है, जे के एल, यानी कि दो को छोड़ के इन्होंने एम लिखा है, ठीक। या फिर ये कह सकते हैं इसको कूटवत किया है तो रिवर्स कर दिया, यानी कि दो पीछे चला गया, दो छोड़ के पीछे जे लिख दिया उसने। तो एफ जी एच, यहाँ भी दो का गैप आ रहा है, ठीक है। के एल एम, दो का गैप आ रहा है। अगर हम इसके पीछे जाएंगे तो क्या कितना आएगा, वाई जेड, ठीक है। अब ये ओ पी क्यू आर, ठीक है, सी डी, ठीक है, क्यू आर एस। तो हमें क्या दिखा,
क्लियर दिख गया कि हमें दो पीछे जाना है, बैक जाना है। तो बी यू वाई, ठीक है। अब दो पीछे जाएंगे तो एक तो ए होगा, फिर इसके इधर क्या होगा, जेड होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, वाई आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, u के पीछे क्या होगा, ऐसे तो लिखा होगा टी यू, ये लिखा होगा। तो हमें दो जाना है तो यहाँ पर r होगा, आर एस टी, यानी कि दो छोड़ना है हमें, तो यहाँ पर r आ गया। अब ये कैसे लिखा होगा, एक्स वाई डब्ल्यू, ठीक है। तो दो छोड़ना है, v लिख देंगे। तो वाई आर वी, यानी कि पहले वाले ऑप्शन में जो है वो मिल रहा है हमको वाई आर बी, ठीक है। तो बाय को हम क्या लिख सकते हैं, वाई आर वी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोडिंग कर सकते हैं इसकी। एक बार जब ये जो है कोडिंग दे रखी है, हमने इसको ब्रेक कर दिया कोड को, तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, बस हमें यही पकड़ना है और यही सब करना है। तो पैटर्न कोई ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं अब तक आयोग में, जिस तरीके क्वेश्चन देख रहे हैं हमने। ये 10वीं वीडियो है यूपी ट्रिपल एस सी रीजनिंग से रिलेटेड। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो है प्लस है उसको गुणा का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि प्लस को गुणा कर देंगे और भाग को प्लस कर देंगे और माइनस को भाग कर देंगे और गुणा को माइनस कर देंगे। ये चेंज करने के बाद हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है वर्ड मास लगा के। तो कर लेते हैं 12, ठीक है। माइनस कहाँ गया, ये है, माइनस को डिवाइड है, ठीक है, 9 हो गया। प्लस प्लस जो है वो किसको करता है, प्लस जो है गुणा का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि 3। और डिवाइड किसका करता है, प्लस का करता है, यानी कि 10। और गुणा जो है वो माइनस का करता है, यानी कि माइनस। तो अब ये पूरा हो गया, यानी कि 12/9 गुणा 3, तो 3 3 9 और 3 चौका 12। तो इस पूरे पोर्शन से हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, प्लस 10 माइनस 5 14 माइनस 5 बराबर 9। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो ब्लड रिलेशन से है। यदि ए बी का अर्थ, मतलब ए बी, ये कोडिंग दे रखी है इन्होंने और हमें क्वेश्चन जो है वो ये दे रखा है, इसका बताना है, ठीक है। तो डब्ल्यू अल्फा एक्स, तो डब्ल्यू और ये एक्स है, तो डब्ल्यू एक्स का मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू जो है वो एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू जो है वो एक्स की पुत्री है, पुत्री लिख लिया यहाँ पे हमने, ठीक है। फिर क्या है, एक्स एस्ट्रिक वाई, तो एक्स एस्ट्रिक वाई, इसका मतलब क्या होगा, एक्स जो है वो वाई का पिता है, एक्स जो है वो वाई का पिता है। तो इसका मतलब ये जो है इनका कोई भाई बहन होगा, अभी पता नहीं है हमें, ये वाई के पिता है, ठीक है। पिता है तो मेल होगा, तो हमने ट्राइंगल में ले लिया। अब आगे क्या है, वाई हैश जेड, वाई जेड की बहन है, वाई जो है वो जेड की बहन है, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा है, यदि डब्लू के पास एक भाई है, डब्लू के पास एक भाई है, तो ये भाई हो गया, ये भी बहन है, ये भी बहन है, तो ये भाई हो गया, एक भाई और ये एक बहन होगी, ठीक है। ठीक है, तो फिर अब हमें यहाँ पर ऑप्शन देखना है, जेड जो है एक्स का पोता है, जेड जो है एक्स का पोता है, नहीं। जेड एक्स की पोती है, नहीं। जेड एक्स का भाई है, नहीं। जेड जो है वो एक्स का पुत्र है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम ने एन से कहा, ठीक है, एम ने एम से कहा, आप मेरी बहू के ससुर के सास के पुत्र हैं। तो एन जो है वो एम से किस प्रकार संबंधित है। तो गाइस हम देख रहे हैं कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जो है वो लगातार पूछे जा रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर एम की बात चल रही है, तो बना लेते हैं एम को यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है कि आप मेरी बहू, यानी कि इनकी बहू है, इसका मतलब इनका बेटा है और उसकी वाइफ है। बहू के ससुर, यानी कि अपनी बात कर रहा है, बहू का ससुर कौन हुआ, यही हुआ, ठीक है। बहू के ससुर की सास, ठीक है, बहू के ससुर की सास, ठीक है, मान लो इनकी पत्नी होगी, ठीक है। तो उनके सास कौन होंगी, ये ऊपर होंगी। सास के पुत्र हो, सास के पुत्र हो, यानी कि इनकी बहू के भाई होंगे ये एन, ठीक है। तो एन एम से किस प्रकार संबंधित है, एन एम से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। यहां देवर लिख दिया है, ये बहुत मिस्टेक किए। तो एन एम का
साला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक है, काफ़ी मिस्टेक्स हैं इस पीडीएफ के अंदर, शायद इसको रीचेक नहीं किया था उन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्लियर यहाँ हमको दिख रहा है कि एन जो है वो एम का साला होगा। में है, एक मोटरसाइकिल पश्चिम की ओर जा रही है और क्या कर रही है वो, 45 डिग्री मुड़ जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पश्चिम की ओर, मतलब ये वाली साइड जो होगी वो पश्चिम की तरफ जा रही है, 45 डिग्री चला है तो यानी कि ये चलेगी। ठीक है, और 3 किलोमीटर चली है। ठीक, फिर ये 90 डिग्री जो है वो बाईं ओर मुड़ती है, यानी कि इस साइड ये होगा, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और 2 किलोमीटर चलती है। इसके बाद वो 80 डिग्री, यानी कि अब ये है 80 डिग्री में क्या होता है, सीधी लाइन ही तो होती है, मतलब अगर कोई यहाँ खड़ा है तो इस साइड में घूम जाएगा वो 180 डिग्री में। तो अभी जब इसका मुंह इधर है तो इधर चला जाएगा, और ये वाली साइड अगर हम देखें तो ये वाली जो साइड आती है निकल के, ठीक है, तो ये कौन सी होती है, नॉर्थ और वेस्ट वाली साइड। ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट वाली लाइन है और ये नॉर्थ की लाइन है, तो ये वाला पोर्शन कौन सा होता है, नॉर्थ वेस्ट का होता है। यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी यानी कि ऊपर की तरफ को होगी, और कौन से वाले पोर्शन में है, इस वाले पोर्शन में, नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि यहाँ से तो ये चलना स्टार्ट किया था ना, तो पश्चिम की तरफ जा रहा था, पश्चिम की तरफ जा रही है कोई चीज़। ठीक है, तो इसी पोर्शन के अंदर सारा सब कुछ हुआ और ये फिर से इसका मुंह जो है ऊपर को हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ का मतलब उत्तर और वेस्ट का मतलब पश्चिम, यानी कि सेकंड वाला क्वेश्चन ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और जो क्वेश्चन है अगला हमारा वो भी डायरेक्शन से है। दो बाइकर है, एक पी है और एक क्यू है। एक की बिंदु से वो स्टार्ट करते हैं चलना। ठीक है, तो मान लो कि वो ये बिंदु है, ये पॉइंट है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कौन चलता है, पी चलता है, पी को चला लेते हैं। 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएगा, यानी कि ऊपर को जाएगा ये 8 किलोमीटर। ठीक है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर की सवारी करता है, यानी कि 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर ये चला गया। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, मान लो ये 4 किलोमीटर। अब पी जो है वो यहां पर आ चुका है, पी। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्यू के बारे में क्या है, क्यू जो है पश्चिम की ओर चलता है, ये नॉर्थ से चलाता है, लेकिन क्यू जो है वो पश्चिम की ओर चल रहा है। अब कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर, तो लगभग यहां तक। ठीक है, ये 4 किलोमीटर हो गया। अब 4 किलोमीटर चलने के बाद ये क्या हुआ, ये उत्तर की ओर मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है, तो 8 तो ये है और 4 12, यानी कि यहां तक आ गया। क्यू है, क्यू अब यहां तक आ गया। फिर क्या करता है, क्यू अपनी दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, दाईं ओर इधर को मुड़ेगा, और 9 किलोमीटर, यानी कि 4 तो इतना ये हो गया, ये 4 है ना, ये 2 बचा। ठीक है, अब ये यहाँ तक 9 किलोमीटर चलता है, टोटल ये 9 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 9 किलोमीटर है, और 2 ये, तो यहाँ से अगर हम इसकी इसकी यहाँ से अगर काउंट करें तो ये 11 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि पी की वर्तमान स्थिति, यानी कि वर्तमान स्थिति ये है के संदर्भ में क्यू अब कहाँ है, तो क्यू अब यहाँ पर पहुंच चुका है, यानी कि क्यू जो है वो किधर है, पूरब की दिशा में है। पूरब की दिशा में, और कितनी दूर है, 11 किलोमीटर है, यानी कि 11 किलोमीटर पूरब की ओर यहाँ पर क्यू मौजूद है पी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ए ई एल बी आई और टी जो है मानचित्र पर 6 बिंदु अंकित हैं। ठीक है, 6 बिंदु अंकित हैं। ए पी के पूरब में 10 किलोमीटर है। ए जो है, पी मान लो यहाँ है, और यहाँ पर ए जो है वो 10 किलोमीटर है। क्लियर? चलिए फिर फिर क्या है यहाँ से, ई के उत्तर में 10 किलोमीटर, जो ई के उत्तर में 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो भैया ए पी के पूरब में 10 किलोमीटर है, जो ई के, यानी कि इसकी बात कर रहा है, ई के उत्तर में 10 किलोमीटर है, तो यानी कि ई यहाँ पर होगा। क्लियर? जो टी के पूरब में 10 किलोमीटर है, तो ई की बात हो रही है, यानी कि नीचे आ जाएंगे। ठीक है, जो टी के पूरब में, तो टी यहाँ कहीं होगा, और टी के पूरब में ये ई आ गया, 10 किलोमीटर है, सब 10 ही किलोमीटर है अभी तक। ठीक, जो एल के उत्तर में 10 किलोमीटर है, यानी कि टी जो है वो किसके, एल के उत्तर में है, कितना है, 10 किलोमीटर है।
और एल जो है किसके उत्तर में है, बी के उत्तर में 10 किलोमीटर है, तो ये नीचे चला गया, ठीक है, ये भी 10 किलोमीटर है। जो आई के पश्चिम में, अब पश्चिम की बात हो रही है तो आई का पश्चिम यानी कि आई यहाँ कहीं होगा, आई के पश्चिम यानी कि 10 ये है, 10 ये है, तो यहाँ होगा आई, ठीक है, ये क्योंकि ये इस सीट में 10 ये आ गया, 10 ही है ना ये, ठीक है, ये 10 है तो यहाँ भी 10 ही होगा, और 10 ये है तो 10 यहाँ पे हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर हो गया आई, ठीक है। अब क्या पूछा है, आई के संदर्भ में ए कहाँ है, तो ए भाई साहब आपका ये ऊपर को जा रहा है, ठीक है, ए ऊपर को जा रहा है तो उत्तर में होगा, दक्षिण वाले तो हट गए। अब 20 होगा 30 होगा, ये देख लेते हैं, देखो 10 20 और ये कितना हो गया 30 किलोमीटर, तो पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 # 8 = 10 दे रखा है, और 15 # 3 = 25 दे रखा है, 16 # 4 = 20 दे रखा है, तो 12 # 4 का मान हमको बताना है इसमें, ठीक। तो अगर हम देखें तो 16 और हैश को क्या लिख सकते हैं, यहाँ प्लस तो हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये डिवाइड करके देख लेते हैं, 8 दूनी 16, यहाँ से हमें मिला 2 और 5 से गुणा की तो 2 पंजे 10, ठीक है। ऐसे ही 15 हैश की जगह डिवाइड, 3 पंजे 15 आया, 5 से गुणा करी तो हमने लिख दिया 25, क्लियर। अब ऐसे ही 16 / 4 क्या आया, 4 और 5 से गुणा करी तो 20 आ गया, तो इसका मतलब 12 हैश की जगह डिवाइड, 4 4 3 12 और 3 5 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, 15। तो हैश की जगह हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा भागफल आएगा उसको हम 5 से गुणा करेंगे, ये करना था, ठीक है। तो 12 # 4 को 12 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से फिर 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आएगी, क्लियर। तो देख लेते हैं, 2 और 7 9 हो रहा है, 8 और 3 11, तो यहाँ से तो बन नहीं रहा है, ये क्या हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, 2 + 3 कितना हो गया 5, 8 और 7 कितना हो गया 15, और 15 पंजे हो जाए 75, ठीक है। 8 और 2 10, 7 और 4 11, 11 धाम 110, ठीक है। 9 5 14, 3 और 1 4, 14 चौका 56, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में उस संख्या का, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है इसमें हमें चेक करना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो क्या आ सकता है, 7 2 9, 9 में से 1 गया, 7 और 2 9, और 9 में से 1 गया 8 बचा, 4 3 7, और 7 में से 6 गए तो 1 बचा, ऐसे ही 6 5 11, 6 5 11, अब 11 में से कितना घटाएं कि 9 मिल जाए, यानी कि 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वाले पोर्शन को हमें प्लस करना था, और जो भी यहाँ से आता है इसको माइनस करना था, ठीक है, माइनस करके हमें यहाँ लिख देना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, 23rd नंबर, वेन डायग्राम दे रखा है और इसमें क्या है कितने आवेदकों को गाने या पढ़ने का शौक है लेकिन ट्रैकिंग का नहीं है, ठीक है। तो ट्रैकिंग वाला ये वाला पार्ट है, इसका मतलब इसके अंदर हमें नहीं चाहिए कुछ भी, इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्लियर। ये बात तो क्लियर हो गई कि ट्रैकिंग वाला हमें नहीं चाहिए, बस गाने या पढ़ने के शौक वाला चाहिए, तो रीडिंग और सिंगिंग ये आ रहा है, तो ये वाला ही पोर्शन होगा, इसको ऐड कर लेते हैं, 15 और 2 17, 17 और 1 11, ये दिखाना 28, 7 1 8, 28 लोग ऐसे हैं जिनको गाने या पढ़ने का शौक है लेकिन ट्रैकिंग का नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर है, और इसमें जो है हमें बताना है यूरोप, पेरिस और फ्रांस, ठीक है। तो यूरोप, पेरिस और फ्रांस, तो यूरोप एक बड़ा वाला बनेगा, ठीक है, क्योंकि यूरोप के अंदर ही ये सब चीज़ें आती हैं। फ्रांस यूरोप के अंदर है, ठीक। फ्रांस के अंदर एक शहर है पेरिस, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बाहर वाला जो होगा वो यूरोप से होगा, पेरिस का सेकंड और फ्रांस वाला अंदर वाला, ठीक।
ठीक, फ्रांस, सॉरी फ्रांस सेकंड, क्योंकि फ्रांस कंट्री है, फ्रांस सेकंड, और पेरिस जो है वो ये अंदर वाला होगा शहर। अच्छा, ये भी बेन आरेख से ही है क्या? दंड आरेख दे रखा है नीचे, और कछवी कक्षा 10 के 4 खंडों में छत्रपति औसत दिखाया है। यदि प्रत्येक खंड ए और सी में 55 छात्र हैं, बी और डी में 45 छात्र हैं, साहित्य और व्याकरण में सभी 4 खंडों में प्राप्त अंक का औसत बताना है हमें। तो यहां से हम देख सकते हैं 55 दे रखा था ए और सी का, ठीक है, और यहाँ पर 55 है, क्लियर, और इसका 45 दे रखा था बी और डी का। तो हमको क्या करना है, ये एवरेज दे रखा है, ठीक है, तो इसकी अगर बात करें तो 55 गुणा, इसको 55 से गुणा कर देंगे और इसको भी 55 से गुणा कर देंगे। यहाँ कितने से, यहाँ 45 से करेंगे, यहाँ भी 45 से करेंगे गुणा, ये 55 है तो यहाँ 55 से करेंगे, और यहाँ भी, क्योंकि ये एवरेज दे रखा है हमें, और हमें ऊपर क्वेश्चन में बताया है कि 55 जो है ए और सी में है, और 45 जो है वो बी और डी में है। तो एवरेज से हम यहाँ से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी टोटल संख्या है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको टोटल मिलेगा वो मिलेगा 12,600, ठीक, 12,600 मिलेगा। ये आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेट कर लिया है, इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आपको ये टोटल मिलेगा, ठीक है, 12,600। अब 12,600 को हमें कितने से करना है, 400 से करना पड़ेगा इसको डिवाइड, ठीक है। तो अब माइंड में आ रहा होगा कि भाई 400 क्यों, ठीक है, माइंड में आ रहा होगा 400 क्यों। तो औसत अंक जब हमको निकालने होंगे, औसत अंक, तो हम क्या करते हैं, कुल अंक पता होना चाहिए हमें, और उसको डिवाइड किससे करेंगे, जितने हमारे पास कैंडिडेट हो, ठीक है, जितने हमारे कैंडिडेट हों। तो विद्यार्थी, ठीक है, तो विद्यार्थी 400। अब ये 400 तुम्हें दिमाग में आ रहा होगा, ये 400 कैसे हो गए, क्योंकि उसने बताया कि ईच सेक्शन में ए और सी में 55-55 है, तो भैया दोनों में इसमें कितने हो गए, 110 इसमें हो गए, 110 इसमें हो गए, ठीक है, यहाँ पर दोनों में 90 हो गए, यहाँ पे 90 हो गए, इसको काउंट करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो ये 400 आएगा, ठीक है, इसको डिवाइड करके हम यहाँ से 4×3=12 और 1.5, 31.5 जो होगा वो इसका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। जो सभी 4 प्रभाग हैं साहित्य और व्याकरण के, अंकों का औसत जो होगा वो 31.5 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो आप ये कैलकुलेशन कर लेना, ठीक, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने कैलकुलेशन अलग कर ली थी पहले ही, ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें हमें बताना है कि दी गई तालिका में कंपनी एक्स के पद के अनुसार भुगतान किए गए वेतन और बोनस को दर्शाती है। कुल कितने बोनस का भुगतान किया गया था ये हमें बताना है इसमें, ठीक है। तो कर्मचारियों की संख्या यहाँ कितनी है, 2 है, और वार्षिक जो वेतन है वो कितना है, 36 लाख रुपए में। तो यहाँ से 36 दूनी 72, यानी कि 72 जाएगा, ठीक है, प्रबंधकों को। और 50% इसमें क्या हुआ, बोनस, तो 50% का मतलब क्या है, हाफ, ठीक है, 1/2, यानी कि 36 लाख तो यहाँ से चला जाएगा बोनस। अब यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 10 है, और वार्षिक वेतन कितना है, एक को 12 है, तो 12 धाम 120 लाख, यानी कि 120 ये हो गए। 20% का मतलब 1/5 होता है, ठीक है, इसको काट लेंगे तो ये आएगा 24 लाख रुपए तो यहाँ से मिलने हैं, ठीक, बोनस के। फिर यहाँ पर ट्रेनी जो है वो 4 है, और ट्रेनियों को कितना मिलता है, 2 लाख रुपए, तो 4 दूनी 8, तो ये हो गया। यहाँ से भी 20%, यानी कि 1/5, 5, और यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 1 कम 5 बचे 3, 5 × 30, ये आ गया 1.6 लाख। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और 24 60, 60 और 1 61, 61.6 लाख रुपए जो है वो बोनस में चले जाएंगे, 61.6 लाख, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। वृत्त आरेख 2018 में भारत के निर्यात को दर्शाता है। कपास और स्टील का निर्यात आभूषण और सॉफ्टवेयर के निर्यात से कम था, कितना कम था ये हमको बताना है। कपास और स्टील, आभूषण और
ठीक है। तो कपास और स्टील सबसे पहले हमें देखें तो कॉटन यानी कि ये वाला कपास और स्टील, तो ये दोनों मिलकर कितना हुआ, 24 और 12 कितना हो गया, 36% टोटल। ठीक है। फिर इसके बाद जो है कपास स्टील और कपास और स्टील का निर्यात, आभूषण और सॉफ्टवेयर का निर्यात, आभूषण और सॉफ्टवेयर, आभूषण यानी कि ज्वेलरी और सॉफ्टवेयर यानी कि ये, तो ये कितना है, 23 7 40 50% है। कितना है, 50% है। तो यहाँ से हमको पता लग जाएगा कितना कम है, ये 14 कम है। ठीक है। तो 14 और किससे कम है हमें ये फाइंड आउट करना है इससे, यानी कि ये 50 नीचे आएगा गुणा 100, 50 दूनी 100, यानी कि 28% जो है वो कम होगा। 28 मतलब सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नीचे है रेखा आरेख पिछले 5 वर्षों के लिए दो सॉफ्टवेयर कंपनी के राजस्व लाख में दर्शाता है। कंपनी बी का पिछले 5 वर्षों का राजस्व, यानी कि कंपनी बी स्क्वायर में दे रखी है कंपनी बी, और गोले में जो है वो जो है कंपनी ए है। तो यानी कि हमें इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है। तो राजस्व अधिक था, ठीक है, यानी कि परसेंटेज ही निकालनी है यहाँ पर। तो कंपनी ए की अगर हम बात करें, इन सबको कैलकुलेट करें, तो हमारा आएगा कंपनी ए का 24,000, और बी की अगर बात करें तो बी का राजस्व जो होगा, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, ये बी का है और ये ए का जो होगा वो 15,000 होगा। तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि जो 9,000 रुपए का गैप है इन दोनों के अंदर। ठीक है। अब ए से हमें फाइंड आउट करना है, तो 9,000 ऊपर होगा और 15,000 नीचे होगा। क्लियर। और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि परसेंटेज हमको निकालनी है। ये 3 कट गए, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 5 20 100, 20 तिया 60, 60% जो होगा वो अधिक होगा कंपनी बी का कंपनी ए से। ठीक है। 9,000 ज्यादा है ना, ठीक है, और ए से निकालना था तो 15,000 नीचे होगा। अगला क्वेश्चन है आयु, आयत चित्र आयु के हिसाब से एक हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों की संख्या दर्शाता है। 70 वर्ष से अधिक आयु के निवासियों की संख्या 30 से 60 वर्ष की आयु के लोगों की तुलना में कितने परसेंट कम है। ठीक है। 70 वर्ष और 30 से 60 वर्ष का हमें निकालना है। तो 70 वर्ष से अधिक यानी कि ये वाली जो पोर्शन है 20 हो गए। ठीक है। 30 से 60 के बीच की बात कर रहा है, यानी कि ये और ये इसकी बात कर रहा है, तो ये 15 15 दूनी 30, यानी कि ये 50 हो गया। क्लियर। ये क्या हो गया, 50 हो गया। तो अब इनका गैप हमको पता लग गया, यहाँ पे 30 हो रहा है। ठीक है, यहाँ लिख लो 30 हो रहा है। किससे निकालना है, 50 के, तो 50 नीचे होगा गुणा 100, 50 दूनी 100 और 30 दूनी 60, यानी कि 60% जो होगा वो यहाँ पर जो पूछा है 60% कम होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दंड आरेख 7 प्रभागों के छात्रों द्वारा 100 अंकों की अंग्रेजी परीक्षा में प्राप्त औसत अंक दिखाता है। ए सी और डी प्रभागों में छात्रों की संख्या कितनी है, 40 है। ए सी डी, ए सी डी, ठीक है, इनमें छात्रों की संख्या कितनी है, 40 है। ये एवरेज मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है। अन्य प्रभागों में छात्रों की संख्या जो है वो 50 है, बाकी सब में कितना है, 50 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 40, ये 40 है, बाकी सब 50 वाले हैं। इसमें 50 छात्र हैं सब में। तो प्रभाग ए द्वारा प्राप्त औसत अंक प्रभाग डी द्वारा प्राप्त औसत अंकों से कितना अधिक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्लियरली हमें औसत अंक पहले ही दे रखे हैं। ठीक है। 65 और 40, यानी कि ए में और डी की बात कर रहा है, तो 65 और 40 का अगर हम गैप देखें तो कितना, 25 ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हमको क्या है, परसेंटेज निकालनी है, और परसेंटेज किससे देखनी है, हमें डी वाले से देखनी है। तो डी की कितनी है वैल्यू, 40 है, और 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125/2, यानी कि हम कह सकते हैं 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2, 62.5% जो होगा वो सही आंसर होगा। 62.5% जो है वो अधिक है उसके एवरेज मार्क्स, किसके, ए के, डी से। 31 क्वेश्चन है
और एक तालिका दे रखी है हमें, इसको टैली करना है। और क्या करना है, विभाग ए के छात्र, ऐसे छात्र जिन्हें शुल्क में 25% की छूट मिलती है, इसके साथ साथ सभी छात्रों लड़कियों को 40% की सब्सिडी मिलती है। ठीक है, जो लड़के हैं उन्हें तो 25% की सब्सिडी मिल रही है, छूट मिल रही है, और लड़कियों को 40% की सब्सिडी मिलती है। यदि प्रति छात्र प्रति वर्ष बिना छूट या सब्सिडी के शुल्क 10,000 रुपये है, तो उस वर्ष के लिए इन 6 कक्षाओं के छात्रों को एकत्रित किए गए शुल्क हमें याद करना है। यानी कि बिना अगर उनको सब्सिडी ना दी जाए तब कितना 10,000 रुपये होता है। ठीक है, 10,000 रुपये एक बच्चे का। अब हमने क्या करना है, 25% लड़कों को देनी है, 40% लड़कियों को। तब हमें फाइंड आउट करना है कितना शुल्क जो है वो होगा, एकत्रित होगा, इकट्ठा होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। कक्षा 9 का अगर हम देखें तो 20 लड़के हैं। ठीक है, और हर लड़के से कितना 10,000 रुपये मिलता था अगर हम छूट ना दें। लेकिन अब हमें छूट देना पड़ेगी कितनी, 25%, तो रह गया कितना, 75%। ये कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 75 दूनी 150 और ये हो जाएगा 15, इतने रुपए आपके हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही हमारे पास 40 लड़कियां हैं। अब भैया इनसे अगर हम छूट ना दें तो 10,000 रुपये तो मिलने थे, लेकिन अब क्या करना है, हमको सब्सिडी देनी है 40% की। तो 40 निकल गया तो बचा 60% ही लेना है पैसे। ये कैलकुलेट कर लेंगे, 3 4 0 हो जाएंगे, 6 चौक 24। ठीक है, तो अगर हम एक कक्षा 9 की ही बात करें, ठीक है, और सेक्शन ए की, कक्षा 9 में भी सेक्शन ए यानी कि इस वाले की बात करें केवल, तो इतने रुपए हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे। यानी कि 1 2 3 4 और 9 3 39, 3,90,000 रुपये इकट्ठे होंगे केवल कक्षा 9th के सेक्शन ए से। ठीक है, ऐसे ही फिर हमें किसका निकालना है, बी का भी निकालना है, सी का भी निकालना है सेम। और फिर यहाँ से 10th के भी, और 10th में भी 3 सेक्शन दे रखे हैं एबीसी, इन सब का जब निकालेंगे हम, क्लियर। और इसी तरीके से हमको निकालना है, और ये निकालने के बाद जब जोड़ेंगे तो 23.8 लाख रुपए होंगे ये। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं ये सारी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। 23.8, ये ऑप्शन भी गलत यहाँ पर इन्होंने टाइप कर दिया है। ऑप्शन जो पेपर में था 23.8 था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, 40 42 मिनट की हो चुकी होगी। आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन जो है वो है, रेखा आरेख पिछले 7 वर्षों में 2 कॉलेजों में नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। यदि कॉलेज ए के प्रत्येक छात्र ने पुस्तकालय शुल्क के रूप में 200 रुपये दिए हैं, प्रति वर्ष के हिसाब से 200 रुपये दिए हैं, और कॉलेज बी के प्रत्येक छात्र ने पिछले 7 वर्षों में पुस्तकालय शुल्क में 250 रुपये दिए हैं, तो कॉलेज बी द्वारा पिछले 7 वर्षों में एकत्रित किया गया पुस्तकालय शुल्क और कॉलेज ए द्वारा एकत्रित किया गया शुल्क से अधिक है, कितने % अधिक है, ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे हम, ये जो सर्कल में है यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये ए है, ये ए चल रहा है, और ये बी है ट्राइंगल में। ठीक है, तो इन सबको ऐड करना है। ये 1600 पे है, ठीक है, यहाँ पर फिर ये कम हुआ 1500 पे है, यहाँ पे ये 1600 हो गया, और ये सब क्या है, ये छात्रों की संख्या है। अब एक छात्र से 200 रुपये ले रहे हैं ए कॉलेज वाले, तो 1600 छात्रों से कितनी होंगे, यानी कि 3200 तो ये होगा। तो या तो इकट्ठा इनका सबको कर लो और बाद में 200 से गुणा कर लो। तो इकट्ठा अगर हम इनको जोड़ेंगे, जो छात्रों की संख्या होगी किसमें, ए में, कॉलेज ए में, वो कितनी हो जाएगी, 10,000। और 200 रुपये एक बंदे से लिए गए हैं, तो 10,000 बंदों से 200 से गुणा। ठीक है, ऐसे ही बी की अगर बात करें तो बी में जो छात्रों की संख्या होगी वहां पर भी 10,000 हो जाएगी। अब यहां पर जो है 250 रुपये लिए गए हैं एक बंदे से। ठीक है, तो ये, तो यहीं से हमको क्लियर दिख रहा है कि देखो ये तो सब सेम है। यहाँ से अगर देखें तो 50 रुपये का गैप आ रहा है, यानी कि 50 रुपये बी कॉलेज में ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, और 200 ही छात्र है, ये तो हम मान लेते हैं कैंसिल आउट हो गए, तो 200 छात्र है, इसको नीचे रख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 1 0 0 1 0 कट गया, ये 25। ठीक है, 25% ज़्यादा जो है वो कॉलेज बी को मिलेगा पैसा। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, 10, तो 6 0 के साथ 2 1 2 3 4 5 6,
6 जीरो, यहाँ पर 250 और कितना हो गया 1 2 3 4 5 5 जीरो। इसको माइनस करें, ठीक है। माइनस करने के बाद ये वाला पोर्शन नीचे रखें और मल्टीप्लाई 100 से कर दें, वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर ये कैलकुलेट ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये सेम है। अब यहाँ से ये नंबर बचे हैं तो 50 ज़्यादा है, 50 ऊपर, और 200 से निकालना है क्योंकि ए से ही देखना है, ए से कितना ज़्यादा है, तो इसलिए 200 नीचे और गुणा 100, ठीक है। तो 25% यहाँ से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वृत्त का आरेख 2017 और 18 के लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी के कुल व्यय का विवरण दिखाता है, यानी कि अभी नीचे करूंगा मैं, तो आपको दो वृत्त दिखेंगे। यदि 2017 में खर्च किए गए 2 करोड़ रुपए की तुलना 2018 में बुनियादी ढांचे के निर्माण की लागत से 25% की वृद्धि हुई है, यानी कि 2017 में जो खर्च किए गए 2 करोड़ रुपए, वो अब 25% की वृद्धि होती है। तो 2 करोड़ रुपए की अगर मैं 25% की वृद्धि देखूं तो कितना आएगा, ये 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़ रुपए कब हो गए, ये 2018 में बुनियादी ढांचे के निर्माण की लागत आ गई हमारी 2018 की। तो हमें क्या बताना है, तो 2018 में कंपनी के प्रशिक्षण और यात्रा पर व्यय बताना है हमें, ठीक है। तो 2018 का देख लेते हैं, ये 2.5 करोड़ रुपए हमें मिल चुके हैं, और 2.5 करोड़ किसके मिले हैं, ये 2018 का व्यय है। आधारभूत संरचना यानी कि ये वाला पार्ट, तो 6% की वैल्यू जो है वो 2.5 करोड़ दे रखी है इसमें। क्लियर। हमको निकालना है किसका, प्रशिक्षण यानी कि ये वाइट वाला पार्ट, और यात्रा यानी कि ये वाला पार्ट। तो ये कितना हो गया 40, यानी कि 40 की वैल्यू हमको बतानी है। तो 2.5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 40 ये हमको करना है। तो इस जीरो ये कितना हो गया 100/6, यही हुआ ना, हाँ 25 चौका 100, ठीक है। और यहाँ से 16 छक्का 96 और 7 करोड़ रुपए, 16.67 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसमें सही आंसर हो जाएगा, जो प्रशिक्षण और यात्रा के लिए इतने रुपए खर्च होंगे 2018 में, ठीक है। तो बेसिकली ये मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन है। पेट में इस तरीके के क्वेश्चन पाई चार्ट के 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये रीजनिंग तो नहीं कह सकते इसको हम, लेकिन जब दिया है तो हम इसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। और ये 34 नंबर क्वेश्चन जो है वो आ चुका है हमारे सामने अब। इसमें एक आपको दिख रहा है कि आयत चित्र में काल की अवधि मिनटों के अनुसार एक दिन में एक कॉल सेंटर द्वारा कालों की गई संख्या की आवर्ती वितरण दिखा रहा है। एक नई पद्धति की शुरुआत से मध्यकाल में 20% की कमी आएगी। नई पद्धति शुरू होने के बाद मध्यकाल समय क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन इसमें जो मैं बता दूं, इसमें एफएम मिला था, क्योंकि इसकी पिक्चर भी जो है वो उस टाइम क्लियर नहीं हुई थी आई थिंक, या फिर कुछ इसमें दिक्कत थी। इसमें एफएम मिला था, देख लेते हैं किस तरीके से होगा ये। तो गाइस थोड़ी सी कुछ इसमें मिस्टेक थी क्वेश्चन में। एक तो जो क्वेश्चन था वो ये था, जो इसका अंतराल था वो 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 10 और 10 से 12, ठीक है। 10 से 12 तक था ये गलत लिख रखा है। 5 से 6, 4 से 5, 3 से 4, ठीक है। अब इस तरीके की ये टेबल बनेगी, ठीक है। इस तरीके की टेबल बनेगी। यहाँ से हमको फाइंड आउट होगा क्या, सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी, इसको ऐड करेंगे 85 50 मिल जाएगी, ठीक है। और सिग्मा एफ यानी कि ये हमको मिलेगा, ये कितना मिलेगा, ये 1500 मिल जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो 1500 मिल जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला होता है मध्यकाल का निकालने के लिए, ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होगा, यानी कि 85 50 डिवाइड 1500। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5.7 जो है वो आपका मिनट आ जाएगा, 5.7 मिनट आ जाएगा। अब हमको इसने क्वेश्चन में बोला था कि 80%, 20% जो है वो गिरावट आ जाएगी, कमी आ जाएगी, तो यानी कि 80% रह जाएगी वो चीज़। तो इसका 80% निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। 80% जब इसका यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4.56 मिनट, ठीक है। और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो जो ऑप्शन नहीं है तो इसमें एफएम मिला था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें क्वेश्चन में एफएम मिला था। ऑप्शन जो थे सारे रॉन्ग थे इसके अंदर। तो सही आंसर जो होगा 4.56 होगा। ये इतनी सारी कैलकुलेशन करना पड़ती है इसमें। स्टैटिक्स का क्वेश्चन है ये, जो लेखपाल में स्टैटिक्स आई थी उसका क्वेश्चन है, रीजनिंग में डाल दिया गया है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये करना था, ठीक।
35 नंबर क्वेश्चन है और इसमें दिया गया है कि प्रश्न आकृति बनाने के लिए निम्नलिखित में किस उत्तर आकृति के स्वरूप जोड़ा जा सकता है। तो भाई इसमें जो है आप इसको पीडीएफ को दे दूंगा मैं, वहां पे देख लेना। सी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें सही होगा। मतलब ये वाली जो आकृति आपको बनाना है तो ये वाले सारे जो दे रखे हैं इसमें पीस वो आपको फिट हो जाएंगे। ठीक है, पिछली हमने शिफ्ट में देखा था किस तरीके से जोड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मतलब जो शिफ्ट वन में दिया था वही सेम पैटर्न इसमें भी है। जिस तरीके के क्वेश्चन उसमें थे उसी तरीके के क्वेश्चन इसमें है, बस आपका डिजिट थोड़ी चेंज कर दी गई है, थोड़ी सी अगर फिगर है तो फिगर भी उसी टाइप का है, बस फिगर में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है। ठीक है, वही पैटर्न फॉलो हुआ है जो फर्स्ट में है। ठीक, इसमें हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आना है ये हमें बताना है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर हम देखें ट्राइंगल कैसा बनेगा, पहले तो देख लें चार ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। तो पहले तो एक इन्होंने गड़बड़ ये कर दी, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें ये वाली लाइन नहीं थी। ठीक है, चलो अब इन्होंने एक लाइन बना दी है तो इसको हम अब कंस्ट्रक्ट कर देते हैं यहां से। ये मिलेगी। ठीक है, एक लाइन जाएगी तो यहां से, तो इसमें तो है नहीं, ये सीधा सीधा वो बनना है। ठीक है, वी बन नहीं है, ये भी नहीं होगा। सी वाले में ये नहीं होगा, देखो इस वाले में एक लाइन जा रही है जो मैंने बनाई थी, ये वाली लाइन हमें सी में मिल रही है चौथे वाले में। ठीक है, ये वाली लाइन इसमें भी नहीं है। ठीक, यहाँ से ये जा रही है। ठीक, लेकिन यहाँ पर ऊपर मिलके, और ये जो एक सबसे बड़ी ये चीज़, अगर हम इसको चलो अभी मान लेते हैं ये वाला हो सकता है। ठीक है, ये वाला हो सकता है, ये तो होंगे ही नहीं क्योंकि इसमें ये वाली लाइन है ही नहीं। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक, अब जो ये इसमें छोटा सा ये बनना है, ठीक है, इन पे हमें फोकस करना है। ये देखो यहाँ पर खड़ा है, ये दोनों में, इन दोनों में कैसा है, एक सी है। ठीक है, एक ही है रेक्टेंगल, एक ही साइड में है, तो यहाँ खड़ा है तो इस वाले में भी खड़ा ही होगा। तो इस वाले में ये इसमें दे रखा है खड़ा नहीं है। ठीक है, इसमें खड़ा है। ठीक, तो इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखें तो ये जो ट्रायंगल है इससे मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ इसमें नहीं, इसमें इसमें नहीं मिल रहा है, ये अलग बनना है। ठीक है, तो ये इस वजह से भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है पेपर कटिंग से, और पेपर कटिंग में मतलब एक, जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा छोटा सा, और ये ट्राइंगल जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, सर्कल बनेगा और ट्राइंगल आएगा। सर्कल, ये तो कोनों पे बनना है। ठीक है, ये तो हो नहीं सकते, ये हो सकता है क्योंकि बीच बीच में सर्कल बन रहा है ना, ये हो सकता है या ये हो सकता है इसमें। लेकिन अब हमको ये देखना है कि ट्रायंगल जो है वो कैसे बनेंगे। तो ट्रायंगल हमारा जैसा है, मतलब इसको देखो, ये ट्रायंगल है तो ऐसा बनेगा इस ट्रायंगल, तो ऐसा ट्रायंगल इसमें तो बन नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कैंसिल आउट, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसमें सही होगा। अब दर्पण से क्वेश्चन दे रखा है, और दर्पण कहाँ लगा है, ये वाली साइड में दर्पण लगा है, तो जस्ट आपको उल्टा कर देना है और बता देना है कि कौन सी आकृति जो होगी वो सही आकृति होगी। तो जो नीचे है, मतलब ब्लैंक साइड नीचे है, ब्लैंक साइड नीचे रहेगी। हम्म, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसमें यही ऑप्शन लग रहा है, बाकी देख लेते हैं। ये भाग गए क्योंकि दर्पण यहाँ नहीं लगा था, तो इसलिए ये नहीं होगा। जो ये पिक्चर बन रही है वो यहीं बनेगी। ठीक है, और जहाँ जिस स्थान पे बन रही है वहीं बनेगी, तो ये भी नहीं होगा, और ये नीचे बन गई तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें सही है बिल्कुल। ठीक है, जो पिक्चर की यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये दर्पण के पास में है वाइट, तो दर्पण के पास में ही है। ठीक है, ये वाला पोर्शन इसका पास में है तो दर्पण के यहाँ भी पास में ही है, ये कोना जो है दूर है तो ये दूरी है। ठीक है, तो सारे मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, और प्रश्न आकृति बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति स्वरूप को जोड़ा जा सकता है प्रश्न आकृति बनाने के लिए। ठीक ठीक ठीक, तो इसमें हम ऑप्शन ए ही एक ऐसा है जो सही होगा। ठीक है, इसको हम जोड़ के इस वाले को इस पे जोड़ देंगे और ये फिर यहाँ रख देंगे,
तीनों ये बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 जिसमें करेक्ट होगा, क्योंकि अब इसमें दिखा नहीं सकता ना मैं कैसे बना के, कागज से इसको काट के आप बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा ये। अगला क्वेश्चन है कि 3 जो है वो एक से हैं, बाकी एक जो है वो अलग है। हमने पिछली शिफ्ट में देखा था एक एक्स्ट्रा वी आ गया था उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि क्या आया है। 3 ऑप्शन एक से हैं और एक अलग है, तो ठीक है, यहाँ पर आर दिख रहा है, इनमें कहीं आर नहीं है, यहाँ पी है, पी है और पी है, बाकी तो एम एक्स। ठीक है, एक आर ही लग रहा है मुझे, ऑप्शन यही लग रहा है, चेक कर लेते हैं। एम है इसके अंदर, ठीक है, एक्स है, एक्स है इसके अंदर, जेड, जेड जेड ये हो गया, डब्ल्यू, डब्ल्यू ये हो गया, एन, एन ये हो गया, वाई ये हो गया, एस ये हो गया और वी ये हो गया। यानी कि पी जो है सब में है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, सब में यही होगा, तो पी होना चाहिए था, यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दिया, आर लिख दिया, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 48 है, 41, ठीक है, 48 नहीं 41, 3 समान है और एक जो है वो अलग है। ठीक है, वो ही हमें फाइंड आउट करना है कि अलग है तो क्यों है। अच्छा, 2 4 5 6 7, जो ऊपर की तरफ यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में है वो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जो नीचे की तरफ है वो 7 है, ये एक रह गया 8, जो ऊपर की तरफ है वो 8 है। ठीक है, ऊपर की तरफ 8 है, 1 2 3 3 3 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें भी 7 है, और ऊपर की तरफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या वो गड़बड़ होगी क्या, फिर से काउंट करते हैं, ऊपर वाले देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 हो गए। नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे भी 7 है। इस वाले में देख लेते हैं, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। अब इस वाले ऑप्शन से हमें क्लियर हो जाएगा कि पैटर्न कौन सा चल रहा है। तो ऊपर वाला अगर हम देखें, इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7, तो भैया 7 ही हैं, यानी कि पहला वाला ऑप्शन जो है वो गड़बड़ है। नीचे का भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कहाँ पे काउंट किया, गड़बड़ हो गई फिर। ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं ना। हाँ, और इसमें यहाँ पे ये वाला भी तो रह गया, नीचे का ये 8, इधर भी 8 है। ठीक है, इस वाले में देख लेते हैं ऊपर का कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, नीचे वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ऊपर जो जा रहे हैं वो 7 है, नीचे जो जा रहे हैं वो 8 है। यहाँ पर रिवर्स कर रखा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसमें सही होगा। तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, आंखें आपको जमा के रखनी है इस तरीके के क्वेश्चंस में, ताकि कोई भी मिस ना हो, कोई भी ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर मैंने भी काउंट किया तो थोड़ा सा मिस हो गया, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में एग्जाम प्रेशर अलग होता है, तो वहाँ अक्सर गलतियां हो जाती हैं काउंटिंग करने में। अब ये क्वेश्चन है, उत्तराकृति में निम्नलिखित में कौन सा घन जो है प्रश्नाकृति खुलने के आधार नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये दे रखा है, तो हमको पता है कि प्लस वाला जो होगा वो किसके अपोजिट होगा, ये जो डार्क सर्किल है। ठीक है, अब जो गोला है वो किसके होगा, ये 2 लाइनों के होगा, और ये जो है वो किसके होगा, स्टार के होगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते किसी भी फिगर में। ठीक है, तो नहीं बनाया जा सकता, वो हमें देखना है। तो कोई स्टार है, ठीक है, स्टार इसके यानी कि यहाँ से आ गया, प्लस है, ये है प्लस, तो यानी कि ये वाला आ गया, और यहाँ से ये तो बन सकता है, पहला वाला हम कह सकते हैं कि बन सकता है। ठीक है, दूसरा वाला चेक कर लेते हैं,
ये है, यानी कि ये वाला पोर्शन है, ठीक है, और प्लस है, ये वाला पोर्शन है, फिर ये वाला पोर्शन है, तो ये भी बन सकता है। ठीक, यहाँ पर गोला है यानी कि ये है, ठीक है, स्टार है यानी कि ये है। अब ऊपर में से कोई आना चाहिए यानी कि प्लस है, तो ये भी बन सकता है। फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाले में क्या है, एक तो इन्होंने दे रखा है ये, और एक ये है, और एक गोला है। अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो गोले के साथ देखिए, गोले के ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, गोला और ये एक साथ नहीं आ सकते, जबकि इस वाले फिगर में ये एक साथ दे रखा है, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन ही जो है वो सही होगा इसका। 43 नंबर क्वेश्चन है, मतलब ये एक जो है फिगर है, एम्बेडेड है, यानी कि इसके अंदर छिपी हुई है, वो आकृति हमें ढूंढनी है कि किसके अंदर ये छिपी हुई है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, ये, फिर ये गया, ठीक है, उसके बाद ये आया, ठीक, इसके बाद ये आया, फिर सीधी गई नीचे को, सीधी जाने के बाद ये मिल गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें सही होगा। इसके अंदर ये आकृति छुपी हुई है। यहाँ तो क्लियर दिख ही रहा है कि ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं जा रही, क्योंकि ये तिरछी वाली हमें चाहिए थी, वो इसमें नहीं है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन नहीं है, ये आपको कैलकुलेट मतलब खुद ही देखना पड़ेगा कि जितनी जल्दी आप देख सकते हैं उतना ही आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो आकृति इसमें मैंने आपको दिखा दी, यहाँ पर दिख रही है, ये बन रही है। अब ये है यहाँ पर कौन सी आकृति जो है वो पूरा करेगी श्रृंखला को। तो हमें ये देखना है कि जो एरो है वो कहाँ जा रहे हैं। देखो ये इस टाइम यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, फिर अगले में यहाँ हुआ, तो अगले में ये सीधा जाएगा। इसका मतलब एरो जिसमें सीधा होगा वही वाला आंसर हमारा सही होगा। तो सीधा कहाँ है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है, ये हो सकता है। और फोर्थ वाला और देख ले रहे हैं ऑप्शन, लो फोर्थ वाले में उल्टा जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट होगा। फिर से समझ लीजिए, देखो इसमें एरो देखो, यहाँ से देखो, पहला एरो कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है, फिर क्या हुआ, ये 45 डिग्री इधर को घूमा, ठीक है। फिर क्या हुआ, इस कोने पे जा, ये वाला कहाँ जा रहा है, ये वाला इसी कोने पे तो जा रहा है। फिर अगले वाले में क्या होगा, ये 45 डिग्री और घूमेगा, यानी कि सीधा हो जाएगा। सीधा किस में, 3 नंबर में। 45 नंबर क्वेश्चन आ गया है, और कथन और धारणाएं हैं। यदि आप इस वाहन के चालक को लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए देखते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए। स्कूल बस के पीछे एक स्टिकर लगा हुआ था, ठीक है, अक्सर हमने देखा है ये लगा हुआ होता है, ठीक है। अब धारणा क्या है, व्यक्ति उस नंबर को नोट करने में सक्षम होंगे जब वे देखेंगे कि बस को तेज गति से चलाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो नंबर पीछे दिया गया है। अगर आपको लगता है कि गति ज़्यादा है, मतलब स्पीड ज़्यादा है बस की, तो आप उस नंबर को नोट करके उनको कांटेक्ट कर सकते हो और बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सही है। अधिकारियों का मानना है कि जब कुछ व्यक्ति बस को लापरवाही से चलाए जाते हुए देखेंगे तो वे नंबर को लिखने और कॉल करने का कष्ट उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे जब देखेंगे तो दोनों ही मुझे लग रहा है कि इसमें निहित होंगे, एक और दो दोनों निहित हैं, ठीक है। 46 क्वेश्चन है कि कथन है, आंकड़ों से पता चलता है कि देश एक्स में 1% अमीरों के पास 50% संपत्ति है। ये कथन दिया गया है, ठीक है। देश में 1% अमीरों अमीरों के पास 50% संपत्ति है। निष्कर्ष क्या है, देश एक्स के अमीर और अमीर होते जा रहे हैं तथा गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ये कुछ मतलब ठीक है, मतलब सॉलिड देखते हैं, इससे ज़्यादा क्या पता मिल जाए। देश एक्स में धन का वितरण असमान है। ये बिल्कुल सॉलिड बात है कि धन का जो वितरण है वो असमान है, तभी तो 1% अमीरों के पास 50% संपत्ति है। बट ऐसा कहीं भी इस जो कथन है इससे प्रतीत नहीं हो रहा है कि अमीर जो है अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जो है गरीब होते जा रहे हैं। 50% संपत्ति और लोगों के पास भी है, अब क्या पता वो गरीब लोगों के पास है, किसके पास है, ठीक है। तो इस कथन से कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं हो रहा है ये वाला निष्कर्ष। बट ये बात क्लियर है कि जो धन का वितरण है वो असमान है, तो केवल दो में अनुसरण करेगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। कुछ बोर्ड जो है वो रैप है, कुछ बोर्ड जो है वो रैप है, ठीक है। सभी बोर्ड जो है वो पेपर है, तो यानी कि इसका मतलब यहाँ से पेपर,
ये निकल आया। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम बन जाएगा। निष्कर्ष क्या है कि सभी रैप जो है वो पेपर हैं, तो सभी रैप तो पेपर नहीं है। ठीक है, कुछ पेपर जो है वो रैप हैं, कुछ पेपर जो है वो रैप हैं। तो ये बात सही है, कुछ पेपर जो है यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें जो आ रहा है वो रैप में आ रहा है, तो केवल जो निष्कर्ष 2 है वो अनुसरण करेगा। ठीक, 2 नंबर होगा इसका आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक घाटे में चल रही कंपनी ने कम कीमत वाली बोली प्रणाली में 5 करोड़ रुपए का अनुबंध जीता है। ठीक है, घाटे में चल रही थी कोई कंपनी, उसने क्या करा, कोई बोली प्रणाली, कहीं बोली लग रही थी, तो 5 करोड़ रुपए का अनुबंध उसने जीत लिया है। अब निष्कर्ष इसका हमें देखना है कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। ठीक है, कंपनी इस वर्ष लाभ कमाएगी क्योंकि उसने एक बड़ा अनुबंध जीता है, तो ऐसा लाभ की तो कोई गारंटी नहीं है भाई। घाटे में चल रही थी, अब 5 करोड़ रुपए का मिल गया, क्या पता बोल फायदे का सौदा के घाटे का, तो ये तो नहीं होगा। एक कम कीमत बोली प्रणाली उच्च लाभ मार्जिन की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। कम कीमत से जरूरी नहीं है, कम कीमत वाली बोली जो होगी वो आपको लाभ मार्जिन की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती होगी, तो ये भी नहीं होगा। तो ना तो एक और ना ही दो अनुसरण इसमें करेगा 48 का क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन और अपने वीडियो के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं हम। 2 क्वेश्चन रह गए हैं वीडियो में। अगर वीडियो को अब आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि 1 घंटे की लगभग वीडियो हो चुकी है, काफ़ी मेहनत लगती है। तो गाइस जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो मिड डे मील योजना की शुरुआत के बाद पब्लिक स्कूल के छात्रों की उपस्थिति में 20% की वृद्धि हुई है, ये हमें कथन दिया है इन्होंने। ठीक है, अब धारणाएं क्या है इसमें, स्कूल जाने के लिए भोजन एक अतिरिक्त प्रोत्साहन है। ठीक है, तो प्रोत्साहन के लिए ही ये मिड डे मील की जो है एक तरीके से योजना चालू की गई थी, और इससे देखा गया था कि मतलब जो है बच्चे में स्कूल में जो उपस्थिति है वो ज़्यादा होने लगी थी। ठीक है, फिर क्या है, मिड डे मील योजना की शुरुआत से पहले सरकारी स्कूलों में उपस्थिति 100% से कम थी। बिल्कुल सही बात है, 100% से कम थी। पहले स्कूल में बच्चे नहीं जाते थे, यानी कि दोनों ही बातें सही हैं। 1 और 2 यानी कि दोनों ही निहित होंगे इसके अंदर। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, एक कथन और दे रखा था कि कथन क्या है, क्या सड़कों पर स्पीड ब्रेकर को गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए, ये कथन हमें दे दिया गया है। अब नहीं, स्पीड ब्रेकर वाहन की गति को कम करने का एक आसान तरीका है, ये भी बात सही है। सड़कों पर होना चाहिए, कभी कभी होता है कि ऐसा पब्लिक प्लेस आ जाता है, मतलब कोई गांव आ गया या कुछ गली आ गई ऐसी जहां पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है और कब कौन वहां से निकल जाए, तो वहां जरूरी है कि स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। हाँ, कुछ व्यक्ति रात्रि में स्पीड ब्रेकर नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही मुझे लग रहे हैं। ठीक है, गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए स्पीड ब्रेकर। कभी कभी ऐसा होता है, देखो रात्रि की बात चल रही है, तो रात्रि में क्या होगा, रात्रि में भीड़ तो होगी नहीं। ठीक है, भीड़ नहीं होगी तो बंदा स्पीड से गाड़ी चलाएगा, जब गाड़ी चलाएगा स्पीड के साथ तो स्पीड ब्रेकर आ जाएंगे, तो उस पर टक्कर हो सकती है। तो दोनों ही प्रबल हैं। ठीक है, दिन में तो होना चाहिए स्पीड ब्रेकर, लेकिन रात में थोड़ी दिक्कत होती है, तो दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, तो स्पीड ब्रेकर को हम गैरकानूनी घोषित कर भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों ही तथ्य आपके दिए थे और दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर